मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ संधि का टॉपिक लेकर के। इससे पहले हमने संधि का एक वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप उस संधि के वीडियो को अवश्य देखें। और उसमें हमने बताया है कि संधि की परिभाषा के बारे में बात की है, संधि शब्द बना कैसे, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और संधि के भेद कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने उस वीडियो की में चर्चा की है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो को देखने के बाद में ही आपको ये संधि का जो टॉपिक है समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप न करें। कृपया आप सभी इसको कंप्लीट देखें, तभी आप इसका लाभ ले सकेंगे। इसमें है संधि के भेद की बात कर रहे हैं और ये विशेषकर कक्षा 10th के पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इससे पहले हमने संधि की परिभाषा, उसके भेद पढ़े। वैसे तो ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर बनाया गया है, तो विशेषकर ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संधि के भेद, जिसमें सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि व्याकरण कक्षा 10 के पाठ्यक्रमानुसार, और उसमें लिखा हुआ है संधि। और संधि में भी उसका भेद है हल संधि। हल संधि से पहले एक संधि होती है अच संधि। कौन संधि होती है? अच संधि। अच संधि को हिंदी में कहा जाता है स्वर संधि। और जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अच संधि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम इसको इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसके बाद में जैसे ही कक्षा 10 की व्याकरण कंप्लीट होगी तो मैं अवश्य अच संधि के वीडियो भी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और तो चलिए, अपने साथ में अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जैसे जैसे मैं समझाता हूँ वैसे उसी प्रकार से आप समझते जाइए और उसको अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो आइए, हम अध्ययन कर रहे हैं हल संधि। हल संधि की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे हम। हल संधि है क्या? हल का मतलब है व्यंजन। या हल का मतलब क्या है? व्यंजन। हल का मतलब है व्यंजन संधि। हल संधि बोलो या फिर व्यंजन संधि, जैसा मैंने लिखा भी है स्क्रीन पर, हल संधि, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन संधि की परिभाषा स्क्रीन पर लिखी हुई है, आपके सामने है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको, देखिए। यदा, देखना इसमें एक बार, यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वर आयाति ही तदा हल संधि भवति। यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वर आयाति तदा हल संधि भवति। हिंदी में देख लीजिए, यदा, जब, व्यंजनात् परे, व्यंजन के बाद में, यदा व्यंजनात् परे, परे का मतलब यहाँ पर है बाद में। जब व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा, जब व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आए, या इस तरह से कहें हम कि व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर आता है तो वहाँ पर हल संधि होती है। जैसा कि आपने यथा, जैसे इसमें दे रखा है वाक धन ईस। अब यहाँ ध्यान देना, एक प्लस का चिन्ह दिया हुआ है बीच में, वाक धन ईस। तो इस प्लस के चिन्ह से पहले जो वाक शब्द है ये है पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद। इसी प्रकार जो ईशा शब्द दे रखा है ये है यहाँ पर द्वितीय पद। इसको पूर्व पद कहते हैं, तो इसको बोलना पड़ेगा हमें कि उत्तर पद। इसे प्रथम पद कहेंगे तो इसे कहेंगे हम द्वितीय पद। इसे पहला पद कहेंगे तो इसे कहेंगे हम दूसरा पद। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप याद कर सकते हैं। तो ये हुई व्यंजन संधि की बात। तो यहाँ पर जो प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण है कै, वाक, वाक में ये पहला पद है वाक, इसके बाद में प्लस का चिन्ह है। इस प्लस के चिन्ह के बाद में जो ईशा शब्द लिखा हुआ है, ईशः, ये द्वितीय पद है। तो यहाँ बात करें जब व्यंजन के बाद व्यंजन, यहाँ
बाद का मतलब होता है पहले पद के अंत में जो वर्ण है उसकी बात हम यहाँ करते हैं। और उसके बाद का मतलब है दूसरे पद के पहले। दूसरे पद के पहले क्या है? ई है। तो यहाँ पर तो व्यंजन आएगा, पहले पद के अंत में व्यंजन होगा और उसके बाद में या तो व्यंजन होगा या फिर स्वर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ ऐसी स्थिति बनेगी, यानी यहाँ तो आना, पहले पद के अंत में तो आना चाहिए व्यंजन और उसके बाद में आना चाहिए स्वर या व्यंजन, तो वहाँ पर हमें करनी होगी व्यंजन संधि या हल संधि कहें। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाक में क, प्रथम पद वाक है, वाक में अंतिम वर्ण क है, क के बाद में दूसरे पद के पहले ई है जो कि एक स्वर है। तो यहाँ व्यंजन है और यहाँ व्यंजन और यहाँ स्वर आ रहा है। तो जैसे परिभाषा में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। तो परिभाषा में ये बता रखा कि जब व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर आता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे, कै के स्थान पर गय हुआ, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। कै के स्थान पर गय क्यों हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चलते हैं आगे। हल संधि के भेद कौन कौन से हैं? हल संधि के भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है हल संधि भेदः, हल संधि के भेद यानी व्यंजन संधि कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर दे रखा है नंबर 1 पर स्तुत संधि। आप साथ में उच्चारण करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण करना आपको आता है तो आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं, और यदि हमें उच्चारण करना बोलना ही नहीं आएगा तो हम उसको नहीं याद कर पाएंगे। तो आप साथ साथ बोलिए स्तुत संधि। सूत्र दे रखा है स्तोः स्तुना स्तुः, स्तोः स्तुना स्तुः। नंबर 2 पे है ष्टुत संधि, ष्टुत संधि। सूत्र दे रखा है ष्टुना ष्टुः, ष्टुना ष्टुः। नंबर 1 स्तुत संधि, सूत्र है इसका स्तो स्तुना स्तुः। नंबर 3 जस्तु संधि, सूत्र है इसका झलाम झसोअन्ते, झलाम झसोअन्ते। नंबर 4 चर्तु संधि, चर्तु संधि का सूत्र है खरीच है। नंबर 5 अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि का सूत्र है मोनुस्वार है। सूत्र का मतलब क्या है कि इसमें जो स्तुत संधि का नियम है, स्तुत संधि का जो नियम दे रखा है वो सूत्र में ही लिखा हुआ है। इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हमें जो ये संधि हैं, हल संधि के जो भेद हैं उन्हें हमें अच्छे तरह से याद कर लेना है। नंबर 1 स्तुत संधि, नंबर 2 ष्टुत संधि, नंबर 3 जस्तु संधि, नंबर 4 चर्तु संधि और नंबर 5 अनुस्वार संधि। ये चारों संधि आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, तो आप इनको पहले तो अच्छे से उच्चारण करना सीखें और फिर उसको एक एक भेद को हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ बोला होगा और इसको याद करने की कोशिश भी की है। और जहाँ पर दिक्कत आए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं और उसका उच्चारण कर सकते हैं। एक बार उच्चारण नहीं करना आता है, 2-3 बार सुनिए और उसको साथ में बोलिए। स्तुत संधि, ष्टुत संधि, जस्तु संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार संधि। स्तुत संधि स्तोः स्तुना स्तुः, ष्टुत संधि ष्टुना ष्टुः, जस्तु संधि झलाम झसोअन्ते, चर्तु संधि खरीच, अनुस्वार संधि मोनुस्वार है। देखते हैं आगे अब स्तुत संधि की परिभाषा। स्तुत संधि की परिभाषा यानी स्तुत संधि का जो नियम है वो क्या है उसमें हम देखेंगे। हाँ देखो, यहाँ हिंदी में लिख रखा है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। यदि पूर्व पद के अंत में सकार, सकार का मतलब यहाँ दे रखा है आपके सामने श, क्या दे रखा है? श। सकार का मतलब श। तक तय वर्ग, तय वर्ग का मतलब है यहाँ तय थ द ध न, 5 वर्ण। तय वर्ग का मतलब क्या है? तय थ द ध न। नियम को अच्छे समझना। यदि पूर्व पद, कौन से पद की बात कर रहा हूं मैं? पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब प्लस वाले चिन्ह के पहले जो शब्द है उसे बोलते हैं पूर्व पद। और दूसरा पद प्लस के चिन्ह के बाद में यानी धन के चिन्ह के बाद, साइन के बाद में जो शब्द लिखा होता है उसे बोलते हैं द्वितीय पद। तो यहाँ बात की जा रही है पूर्व पद के अंत में। अंत की बात करेंगे तो हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले पद के अंत से ही यहाँ पर लेंगे हम। अंत का मतलब क्या लेंगे? प्रथम पद के अंत में जो वर्ण है उसके बारे में ही हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ लिखा है कि यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में सकार, सकार का मतलब है स भी कौन सा? हलंत, आधा स, ये वाला स। फिर है तय वर्ग,
तय वर्ग का मतलब तय थ द ध न, पांचों वर्ण। तय वर्ग का मतलब है वर्ण बोला जाए तो एक ही अक्षर होगा वर्ण का मतलब तो। और यहाँ तय वर्ग का मतलब है तय वर्ग की लाइन में पांचों अक्षर आते हैं, तय थ द ध न। इससे तात्पर्य है यहाँ पर तय वर्ग से तात्पर्य क्या हुआ, तय थ द ध न। तो कितने अक्षर हो गए, श तय थ द ध न, ये 5 वर्ण यहाँ पर आपके सामने हुए। यानी प्लस वाले चिन्ह से पहले आपके सामने क्या होना चाहिए, पहले पद के अंत में स आएगा या फिर तय थ द ध न आएगा। ठीक है। और उसके बाद का मतलब है द्वितीय पद के पहले क्या आना चाहिए, सकार। सकार भी कौन सा, ये स है, देख लेना अच्छे से। ऊपर वाले में दंती सकार था, नीचे वाले में तालवी सकार है। तो सकार चय वर्ग का मतलब वो ये वर्ग जहां लिखा हुआ आ जाए वहां आपको पांचों वर्ण लेने हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चय वर्ग का मतलब क्या होगा, च छ ज झ य। यानी प्लस वाले चिन्ह से पहले तो क्या कौन कौन से वर्ण आने चाहिए, श त थ द ध न, यानी इन 6 वर्ण में से कोई वर्ण यहाँ पर आएगा। और दूसरे पद के पहले सकार और च छ ज झ य, यानी स च छ ज झ य, इन 6 वर्ण में से यहाँ पर कोई वर्ण आए तो वहाँ पर आपको कौन संधि करनी है, वहाँ आपको संधि करनी होगी स्तुत्व संधि। कौन संधि करनी होगी, स्तुत्व संधि। तय वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार चय वर्ग होता है। यदि ऐसी स्थिति जहाँ पर बन जाए, यानी पहले पद के अंत में श त थ द ध न में से कोई वर्ण आए और उसके बाद में दूसरे पद के पहले यदि स, कौन सा स, तालवी स, जिसको आप स सलगम वाला स भी बोलते हैं, घुंडी वाला स भी बोलते हैं, वो स च छ ज झ य, इनमें से कोई वर्ण आता है तो आपको वहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो होगा सकार तय वर्ग के स्थान पर। सकार तय वर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, क्रमशः का मतलब है स, इस स के स्थान पर क्या करेंगे, ये वाला स। ठीक है, इस स के स्थान पर ये वाला स, यानी स स्लेट है यदि पद के अंत में तो आप उसको किस में बदल देंगे, स सलगम वाले में। ठीक है, आगे हम एक बार देख लेते हैं इसको कंप्लीट, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये तो परिभाषा है, इस परिभाषा पे हम दोबारा से आते हैं। पहले एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं, रफ पेज लेते हैं एक, उसमें देखते हैं। देखो यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको, विशेष कर ध्यान देना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हल संधि। हल संधि में भी क्या, हल संधि में स्तुत्व संधि। कौन संधि है, स्तुत्व का मतलब क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर स, फिर त, थ, द, ध और न, ये हुआ। ये सारे क्या है, हलंत है। फिर ये प्लस का चिन्ह, ये तो पहले पद के अंत में आएंगे। ये स, त, थ, द, ध, न, ये पहले पद के अंत में, यानी प्रथम पद के अंत में। और इसके बाद में आएगा ये श, फिर ये च, छ, ज, झ और य। ध्यान से देखना, यही नियम ऊपर लिखा है, श त थ द ध न, श च छ ज झ न, यानी पहले पद के अंत में तो कौन से शब्द आने चाहिए, कौन से अक्षर आने चाहिए, ये वाले वर्ण आने पहले पद के अंत में। और उसके बाद में प्लस के बाद यानी दूसरे पद के शुरू में कौन से आने चाहिए, इनमें से कोई भी एक अक्षर आएगा। इनमें से कोई भी एक, ये इनमें से कोई भी एक वर्ण आएगा यहाँ पर। यानी इन 6 में से कोई वर्ण आ जाए और इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए तो वहाँ आपको स्तुत्व संधि करनी है। अब स्तुत्व संधि कैसे होगी, यदि पद के अंत में आपके सामने, जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा, बात कर लेते हैं यहाँ तक। नियम आप ध्यान में रखें, साथ में लिखते जाएं। जैसे मैंने बताया कि पद के अंत में क्या आना चाहिए, जैसे ये स आ गया यहाँ पर और इसके बाद में क्या आ गया, चय वर्ग आ गया ये। ठीक है ना। तो ये स मैंने नियम में बताया, आपको समझाया, तब इस बात को मैंने क्लियर किया। फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि पहले पद के अंत में श त थ द ध न, दूसरे पद के पहले श च छ ज झ य। ठीक है ना। ऐसी स्थिति जहाँ बनेगी तो यदि स है तो इस स के स्थान पर आपको ये स कर देना है। यदि आपके पास च है और तय है तो आपको यहाँ पर च कर देना है। अब ये आपको एक बार वहाँ समझा देता हूँ, दोबारा से देखिएगा।
ये आपके सामने नियम है, यही हमने लिख रखा था। ये देखो ये लिखा हुआ हल संधि का नियम। कौन संधि का नियम? ये हल संधि का नियम है। ये आपको टी ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? टी। हल संधि ध्यान समझिएगा। देखो इस संधि लिखा हुआ है स त थ द ध न, स त थ द ध न, और प्लस के बाद में स च छ ज झ ञ। ये देखो अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, ये ऊपर आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। ये वाले वर्ण तो इधर आ सकते हैं और ये वाले वर्ण इधर, किधर भी आए, चाहे आगे पीछे कहीं पर भी रहे, लेकिन इनका योग होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा, यदि ये स परिवर्तन जो करेंगे हम वो करेंगे जो सकार तय वर्ग है उसके स्थान पर। यदि इनमें से कोई एक अक्षर स आता है तो स के स्थान पर आपको करना होगा ये वाला स। तय है तो तय के स्थान पर ये करना पड़ेगा। थ है तो थ को छ में बदलना पड़ेगा। द है तो द को ज में बदलना पड़ेगा। द है तो द को झ में बदलना पड़ेगा। और न है तो न को य में बदलना पड़ेगा। ये आपको नियम ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे उदाहरण की। तो उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। उदाहरण में आपको चलना है, ध्यान से देखना। उदाहरण बड़े ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। नियम क्या लिखवाया मैंने? सकार तय वर्ग के बाद में सकार चय वर्ग आए तो सकार तय वर्ग के स्थान पर सकार चय वर्ग क्रमशः होता है। वो मैंने टी बना के दिखाई आपको, ये वाली। ये देखो यहाँ सत्य है, यहाँ पर चित्त है, यहाँ तय आ रहा है। इनमें से 6 वर्ण है, 6 में से क्या आ रहा है? तय वाला, ये वाला तय वर्ण आ रहा है। यहाँ पर ये तय है, ये तय, देखो ये रहा तय। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है? आगे इन 6 में से वर्ण आना चाहिए। आगे कौन सा आ रहा है? यहाँ पर च आ रहा है। च का मतलब ये है इनमें स च छ ज झ ये में से एक च वर्ण यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति जहाँ बनती है तो वहाँ आपको यदि ये स त थ द ध न में से कोई वर्ण एक है तो उसके स्थान पर सामने जो अक्षर लिखे हुए हैं ये वाले वर्ण लिखे हुए हैं, इन वर्णों में से आपको करना है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? स त है और आगे क्या है? चित्त। ध्यान से देखना, चित्त आगे है चित्त। अब देखो यहाँ तय भी है, यहाँ चय भी, दोनों का योग हो रहा है। तो इस तय के स्थान पर हमें क्या करना है? इस तय को हमें बदलना है चय में। क्यों बदलना है? क्योंकि आगे चय वर्ग का योग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्तुत संधि है। तो यहाँ पर स और तय को बदल दिया हमने आधा चय, आधा तय है तो आधा चय ही होगा, और आगे बना दिया ची और यहाँ तय। तो क्या बन जाएगा? सच्चित। क्या रूप बनेगा? सच्चित। ये आपको ध्यान रखना। अगला है आपके सामने रामस चिनौती ही। यहाँ ध्यान देना, रामस में जो स और आगे आ रहा है च, तो नियम क्या था हमारा? सकार तय वर्ग के बाद में सकार चय वर्ग आए तो सकार तय वर्ग में से क्या आ रहा है? स आ रहा है यहाँ पर। यहाँ दूसरे पद के शुरू में क्या आ रहा है? सकार चय वर्ग में से च वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ स के स्थान पर ये स किस में बदल जाएगा? यहाँ देखिए आप, ये स बदल जाएगा इस वाले स में। ठीक है, स सलगम वाले में, यानी ताल विषय में। तो यहाँ रूप बन जाएगा रा मैं, और ये स बदल, ये वाला स बदल जाएगा इस स में, ताल विषय में, और रूप बन जाएगा चिनौती। रामवश चिनौती, रामवश चिनौती। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हरिशधन सेते। हरिशधन सेते में स है और आगे सेते है, सेम इसी की तरह बनेगा। हरीश सेते में ध्यान देना, यहाँ सकार तय वर्ग में से स आ रहा है और यहाँ पर सकार चय वर्ग में से सकार आ रहा है। तो यहाँ जो परिवर्तन होगा वो होगा सकार, इस स के स्थान पर ये स हो जाएगा आपके सामने, ये वाला स, और रूप बन जाएगा है री। ये स कर देंगे, आधा स हो गया, और आगे लिख देंगे सेते, हरीश सेते। रूप बनेगा हरीश सेते। अब देख रहे हैं सारंगिन जय। अगला एग्जाम्पल है सारंगिन जय। सारंगिन जय, सारंगिन जय में देखो यहाँ पर न आगे जय, यानी न, ये न आ रहा है। यहाँ पर देखिए आगे क्या आ रहा है? जय, इसमें से आ रहा है, तो इसका मतलब योग हो रहा है। यहाँ पर स्तुत संधि है, स्तुत संधि का नियम लगेगा। तो जो परिवर्तन किसके स्थान पर करना है आपको? परिवर्तन हमेशा सकार तय वर्ग के स्थान पर ही करना होगा। तो सकार तय वर्ग के स्थान पर परिवर्तन करेंगे तो क्या है? यहाँ पर न आ रहा है। सारंगिन, सारंगिन में क्या आ रहा है? न। सारंगिन में अंतिम वर्ण क्या है? ये न है, और आगे क्या आ रहा है? जय,
आपको पूरे शब्द से कोई मतलब नहीं है, आपको प्लस वाले चिन्ह को देखना है और प्लस के बाद वाले को देखना है। तो यहाँ पर क्या है न और आई क्या है जय। तो यहाँ पर ये न किसी में बदल जाएगा, च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है ये, इस ये में, और यहाँ जय बन जाएगा और रूप बनेगा सारंगिन जय मिला करके। ओके, देखो आगे अगला एग्जाम्पल है रामश्च है। रामश्च रामश्च चुनौती रामश्च दोनों में सेम है। यहाँ पर स आ रहा है, यहाँ स है, आगे च है, तो ये स बदल जाएगा इस वाले स में, मूर्धनी स में। कस दंचिति ये भी सेम ऊपर वाले की तरह ही है, यहाँ पर स है, यहाँ पर च है, तो स बदल जाएगा इस वाले स में, कश्चित रूप बन जाएगा। आगे देखो या उज्ज्वल, उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल ये वाला आ रहा है। तो यहाँ द, यहाँ जय, तो ये द है तय वर्ग का पांचवा, तय वर्ग का चौथा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, ये देखो यहाँ पर ये रहा, ये द आ रहा है, आगे क्या आ रहा है ज आ रहा है, तो ये द किसमें बदलेगा ज में बदलेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे उज्ज्वल, उ ज ज्वल, उज्ज्वल रूप बन जाएगा। आगे देखो यज प्लस न, यज प्लस न में हमने देखा अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण यहाँ पर ज है, आगे वाला क्या है न। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ, थोड़ा परिवर्तन किया गया है कि यहाँ ज पहले आ रहा है, क्या आ रहा है ज, ये वाला ज प्लस आगे क्या आ रहा है न। ध्यान देना परिवर्तन किसके स्थान पर करना है आपको, परिवर्तन हमेशा सकार तय वर्ग के स्थान पर ही होगा। तो तय वर्ग कहाँ पर है इसमें, इसमें तय वर्ग द्वितीय पद में दे दिया, तो वो पहले ही मैंने लाइन लिखवा दी है, ऊपर देखना आप, इसके ऊपर आराम से देखिएगा। देखो ये रखा, कहाँ है, ये रहा। यह योग आगे पीछे किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी सकार तय वर्ग इधर आएगा, चाहे सकार चय वर्ग इधर आए, या फिर उल्टा हो जाए, सकार चय वर्ग इधर आए या सकार चय वर्ग प्लस के बाद में आए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन केवल आपको किसके स्थान पर करना है, परिवर्तन हमेशा तय वर्ग के स्थान पर ही होगा, बदलाव हमेशा तय वर्ग के स्थान पर ही होगा, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे। यहां तक आगे थे हम। उज्ज्वल, यज्ञ हो गया, समझ में आया। दोबारा देखना इसको, यहां पर जय आ रहा है, पहला पद क्या है जय, पहला पद है ये वाला जय और अगला पद है न। तो यहां परिवर्तन योग हो रहा है, सकार तय वर्ग इधर आ रहा है, सकार चय वर्ग इधर आ रहा है, तो हमें परिवर्तन करना है सकार तय वर्ग के स्थान पर। तो सकार तय वर्ग क्या है न का पांच अक्षर क्या होता है, न किसे बदलेगा चय वर्ग के पांचवें अक्षर में, तो ये जय और आगे बनेगा य, जय और य मिलकर के बनता है ज्ञ, क्या रूप बनता है ज्ञ, ये विशेष का ध्यान रखना ज्ञ, तो रूप बन जाएगा यज्ञ है। आगे देखिए राज प्लस न, सेम इसी की तरह है, यहाँ पर रूप दे रखा है आपके सामने जय, आगे दे रखा है न, अभी भी मैंने समझा है यज्ञ राज्ञ याच्या दोनों तीनों एक समान है। तो यहाँ पर चय वर्ग, यहाँ पर तय वर्ग, तो परिवर्तन किसके स्थान पर कर रहे हैं तय वर्ग के स्थान पर। तो तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग कौन सा है, तय वर्ग का यहाँ पर अक्षर कौन सा है पांचवा अक्षर है, तो यहाँ तय वर्ग के पांचवें के स्थान पर कौन सा करना था हमारे को, चय वर्ग का पांचवा अक्षर ये वाला ये हो जाएगा और रूप बनेगा राज्ञ, क्या रूप बनेगा राज्ञ। अगला एग्जांपल देखिए याच प्लस ना, याच प्लस ना सेम वो ये न किस स्थान पर परिवर्तन करना है, न कि इस चय वर्ग के स्थान पर। तो यहाँ पर चय है, यहाँ चय और आगे क्या दे रखा है ना, तो इस ना के स्थान पर हमें क्या बनाना है ये और या, तो या रूप बन जाएगा या च्या, क्या रूप बनेगा याच्या, ये जैसा कि ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगला देखो दरद धन जलम, दरद धन जलम, दरद धन जलम, दरद में देखो यहाँ पर कौन सा आ रहा है द आ रहा है, कौन सा अक्षर है द है, आगे जय है, यहाँ तय वर्ग है, तय वर्ग का द है और यहाँ चय वर्ग का जय है। तो रूप परिवर्तन किस पे करना है सकार तय वर्ग के स्थान पर। तो तय वर्ग क्या है, तय वर्ग में से द आ रहा है, तो द के स्थान पर रूप परिवर्तन करना है, तो द को बदलते हैं चय वर्ग के तीसरे अक्षर में, तीसरा अक्षर है तय वर्ग का, तो द को बदलते हैं किसमें, द को बदलते हैं जय में,
तो रूप बन जाएगा द र, और इस द के स्थान पर क्या कर दिया जय, और आगे वाला जलम ऐसे कैसे मिला देना है, रूप बन जाएगा जलम, दरज जलम। सत धन जन, सत धन जन, यहां देखिए सत में यह कहने का मतलब पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण है वो तय है, और दूसरे पद में जो शुरू में है प्रारंभ में है वो जय है। ठीक है, तो योग हो रहा है, इसका मतलब ये स्तुत्व संधि का एग्जाम्पल है। तो स्तुत्व संधि का एग्जाम्पल होने के कारण यहाँ जो परिवर्तन करना है वो हमें सकार तयवर्ग के स्थान पर करना है। तो तयवर्ग के स्थान पर तयवर्ग बदलता है हमेशा चयवर्ग में। तो तय कौन सा अक्षर है, प्रथम अक्षर है, तो चयवर्ग का प्रथम अक्षर क्या होगा च, तो रूप बनेगा सच, ये बना सच, और आगे बना जन है। अब दिक्कत ये आ रही है कि सर यहाँ तो जय लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर एक संधि और प्राप्त होती है, उसका नाम है जस्तु संधि, जो हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आगे हल संधि के टॉपिक में पढ़ेंगे हम जस्तु संधि, जैसे कि हमने भेद पढ़ा था स्तुत्व, इष्टुत्व, जस्तु। तो जस्तु संधि में हमेशा वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। यहाँ पर कौन सा अक्षर है, यहाँ पर च है, तो च का तीसरा अक्षर क्या होगा जय होता है। तो रूप लिखेंगे स जय जनः, सज्जन है, क्या रूप बन जाएगा सज्जनः। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संधि अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको आपने साथ में लिखा भी होगा, और इसका जितना प्रयास करोगे आप उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है कि आप इसे अच्छे से देखें। एक बार दोबारा से मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके सामने, परिभाषा आपको बता दी, और इसके बाद में इसके भेद बता दिए आपको। ठीक है, भेद के बाद में स्तुत्व संधि हमने केवल एक पूरी की है आज, जो सकार तयवर्ग सकार चयवर्ग के स्थान पर सकार तयवर्ग प्लस सकार चयवर्ग आए, या इन दोनों का योग आगे पीछे कैसे भी आता है, तो हमें वहाँ पर स्तुत्व संधि करनी है। परिवर्तन हमेशा सकार तयवर्ग के स्थान पर ही होता है। आपके दिमाग में सबसे पहले जो ये टी बनी हुई है यहाँ पर स्तुत्व संधि स त थ द ध न प्लस स च छ ज झ य, इन सबको आपके दिमाग में, ये सारा आपके दिमाग में होगा। तो मुझे अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि मैं आपको कि इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है इन एग्जाम्पल्स में, तो आप मेरे से कॉल करके डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको बताना चाहूँगा 9950858879। इस पर आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं बेझिझक। आज की वीडियो में यही। अब हम कक्षा 5, तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि 9950858879 पर आप कॉल करके मेरे से सीधे बात कर सकते हैं, और इससे संबंधित, संधि से संबंधित या संस्कृत से संबंधित कोई भी समस्या आपके सामने हो तो आप मेरे से फ़ोन पर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संधि का भाग 3 संधि रहेगी, स्तुत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।